नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आज आपको कक्षा 9 का प्रथम चैप्टर नागरिक शास्त्र जो कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र पाठ है, उसका द्वितीय पार्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं बच्चों, समकालीन विश्व में लोकतंत्र का द्वितीय पार्ट यहाँ से है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोलैंड में लोकतंत्र। तो पोलैंड में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ और क्यों स्थापित हुआ और इसे किसने स्थापित किया, इसके बारे में इसमें बताया गया है। देखिए, सन 1990 में पोलैंड पर जारुजेलेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। यानी सन 1990 में पोलैंड पर जारुजेलेस्की के नेतृत्व में, यानी जारुजेलेस्की एक शासक था जिसके नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। यह उन साम्यवादी दलों में से एक था जो तब पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। इन देशों में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। यानी जो इस समय देश थे, उन देशों को अन्य किसी राजनीतिक दल में या राजनीतिक दल की राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोग शासन दल के पदाधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। यह माना जाता था कि साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र की भांति सभी दलों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। साम्यवादी पार्टी कुछ लोगों का नामांकन करती थी, उन्हीं में से जनता को प्रतिनिधि चुनने होते थे। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो जारुजेलेस्की था सन 1900 में, जो पोलैंड पर शासक था जारुजेलेस्की, जिसके नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का गठन हुआ था, तो इस पार्टी के अंतर्गत इसके कुछ रूल्स थे। यानी इसमें साम्यवादी दलों में से एक था, और साम्यवादी जो दल था वो अपने गिने चुने यानी नॉमिनेटिव प्रतिनिधि जो होते थे उन्हें ही मैदान में उतार देता था या उनकी लिस्ट जारी कर देता था, और उन्हीं लिस्ट में से लोग वहाँ पर चुनाव लड़ सकते थे। इसके अलावा और शेष किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होती थी। फिर आगे देखते हैं। भाग लेने की अनुमति नहीं थी। साम्यवादी पार्टी कुछ लोगों का नामांकन करती थी और उन्हीं से जनता को प्रतिनिधि चुनने होते थे। फिर आगे गांडस्क शहर स्थित, देखिए यहाँ पर गंडास्क शहर स्थित लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने 14 अगस्त 1980 को हड़ताल कर दी। पोलैंड के सभी कारखाने एवं बड़ी संपत्तियां सरकारी थी। यह हड़ताल मजदूरों ने एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाले जाने के विरुद्ध शुरू की थी। इसके पहले काम से निकाला गया एक इलेक्ट्रीशियन बंदरगाह की दीवार लांघकर अंदर पहुंचा और हड़ताली कर्मचारियों के साथ हो लिया। इस आदमी का नाम लेक पलेसा था। यह हड़ताली कर्मचारियों का नेता बन गया। इसके बाद मजदूरों ने स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने तथा राजनीतिक बंदियों को रिहा करने तथा प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटाने की मांग प्रारंभ कर दी। लेक पलेसा के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री करार किया। तब जाकर हड़ताल समाप्त हुई। गंडास्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन सोलिडेरिटी जिसे सोलिडेरिटी कहते हैं। इस प्रकार एक साम्यवादी देश में प्रथम बार एक स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन हुआ। सरकार के कुप्रबंध और भ्रष्टाचार की व्यापकता के किस्से सामने आने से जारुजेलेस्की के नेतृत्व वाली सरकार एकदम बौखला गई और उसने दिसंबर 1981 ईस्वी में मार्शल लॉ घोषित कर दिया और सोलिडेरिटी के हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया और विरोध करने की आज़ादी पुनः प्रतिबंधित कर दी। फिर सन 1988 में लेक पलेसा के नेतृत्व में सोलिडेरिटी ने फिर से हड़तालें करवाई, जिसमें वहां की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से गिरावट आ रही थी। इस कारण से लेक पलेसा के समझौते का एक दौर चला और एवं अप्रैल 1989 में जो समझौता हुआ उसमें स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग की गई। फिर आगे
सॉलिडेरिटी ने सीनेट की सभा 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा एवं उसे 99 सीटें मिली। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम बार चुनाव हुए, जिसमें एक से ज़्यादा दल हिस्सा ले सकते थे। इन चुनावों में लेक वालेसा पोलैंड के राष्ट्रपति बने। अब देखिए यहाँ पर लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण। लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? विश्व स्तर पर लोकतंत्र के विस्तार को वर्तमान स्थिति तक पहुँचाने में कई चरणों से गुजरना पड़ा। सर्वप्रथम प्राचीन यूनान के एथेंस नामक नगर राज्य तथा भारत के कुछ क्षेत्रों लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। भारत में 16 महाजनपदों तथा 10 गणराज्य प्राचीन काल में थे। यानी भारत में पहले 16 महाजनपद तथा 10 गणराज्य प्राचीन काल में थे, परंतु आधुनिक लोकतंत्र का प्रारंभ 17वीं व 18वीं शताब्दी में हुआ था, यूरोप में हुआ था। सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी, जिसमें फ्रांस को राजनीति की प्रयोगशाला भी कहा गया। कहा जाता है कि नेपोलियन तृतीय ने उस क्रांति को ही नष्ट कर दिया जिससे वह उत्पन्न हुआ था। नेपोलियन ने कानूनों की एक संहिता बनाई जिसे उसने अपने 40 युद्धों से अधिक महत्वपूर्ण माना है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में सन 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के साथ ही लोकतंत्र के विकास की कहानी प्रारंभ हो गई। यह उसकी औद्योगिक क्रांति से संबंधित थी। लोकतंत्र की लहर उत्तरी अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवेशों में भी फ्रांसीसी क्रांति के 2-3 वर्ष पूर्व प्रवेश हो चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी अमेरिका स्थित ब्रिटिश उपनिवेश 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हो गए और उन्होंने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। फिर जिसने सन 1787 में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया, जिसने ब्रिटेन और अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना की गई, लेकिन दोनों देशों में मताधिकार का प्रयोग पुरुषों तक ही सीमित था। सन 1930 में ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। तथा सन 1965 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में काले लोगों यानी निग्रो जिनको कहा गया है को मताधिकार नहीं दिया गया और सन 1900 तक केवल न्यूजीलैंड के नागरिकों को ही बिना भेदभाव के मताधिकार प्राप्त था। अब दिया गया है उपनिवेशवाद का अंत, यानी उपनिवेशवाद का अंत क्यों हुआ या कैसे हुआ, कब हुआ। तो यहाँ पर देखिए दिखा है, एशिया एवं अफ्रीका के अधिकतर देश यूरोपीय देशों की पराधीनता में उपनिवेश बन रहे एवं इन देशों में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आंदोलन चलता रहा। ऐसे देश न केवल यूरोपीय देशों से मुक्त होना चाहते थे वरन अपनी सरकार भी बनाना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संघर्षरत देशों को सफलता मिलती चली गई और भारत के साथ अनेक देश स्वतंत्र होते चले गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ ऐसे देशों में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना का प्रयास शुरू हुआ। पश्चिमी अफ्रीका का देश घाना सन 1957 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदित हुआ एवं बड़े उत्साह के साथ घाना में लोकतांत्रिक सरकारें बनाई गई। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र एनक्रूमी घाना के प्रधानमंत्री और बाद में राष्ट्रपति बने, लेकिन वे अधिक समय तक लोकतांत्रिक राज्य के राष्ट्रपति नहीं बन सके, जबकि उन्होंने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर लिया था, क्योंकि सन 1966 में एनक्रूमा को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना हो गई। फिर आगे हाल का दौर में देखिए, सन 1980 से लोकतंत्र के विस्तार का चरण प्रारंभ होता है। सन 1980 के पश्चात ही लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई तथा कई देशों में यह प्रक्रिया चलती रही। पोलैंड तथा अन्य सोवियत झंडे के तले देश के 1989 से 90 के दौर में सोवियत संघ निर्माण से मुक्त हो गए और वहां लोकतंत्र
की स्थापना हुई। सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस सहित इसमें सम्मिलित पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों राज्यों में सन 1990 में सैनिक शासन को समाप्त कर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित की। सन 1999 में पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने पुनः सैनिक शासन स्थापित कर लिया एवं सन 2005 में नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने भी लोकतांत्रिक सरकार को पदच्युत कर दिया। यद्यपि सन 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की वापसी हो गई और मई 2008 में संविधान सभा का चुनाव संपन्न हो गया। इस प्रकार नेपाल में लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हो गया और राष्ट्रपति पद पर रामवरण यादव, प्रधानमंत्री पद पर पुष्पकमल दहल प्रचंड पदस्थापित हो गए। पुष्पकमल दहल प्रचंड माओवादी सशक्त क्रांति समर्थक नेता थे। इसके बाद पाकिस्तान में कोई भी जनरल मुशर्रफ को जन आंदोलन के सामने झुकना पड़ा और चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। तो बच्चों, यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है और अगले वीडियो के बारे में जानकारी पाने के लिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।